नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो बुक 1 है। ठीक है, बुक 1 में जितने भी चैप्टर दे रखे हैं सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन पेपर अगर आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर नजर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ऐड किया है और ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कई स्टेट बोर्ड में क्या होता है कि 2 मार्क्स में भी हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में भी आता है ना, 4 मार्क्स 5 मार्क्स में भी आता है। सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में 3 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें ऐड है। आप अगर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भी इस वीडियो को देखिए। आप अगर स्टेट बोर्ड के हैं, आप यूपी या फिर आप राजस्थान बोर्ड से, आप उत्तराखंड बोर्ड से, आप या फिर झारखंड बोर्ड से, आप किसी भी बोर्ड से, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर रोशन सा स्टडी पॉइंट पे पहली बार आए हैं तो आपको ये मालूम नहीं होगा, इस चैनल पे पूरा सिलेबस 12th क्लास हिस्ट्री का पूरा सिलेबस एनिमेशन के तहत बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में आपके सिलेबस को करवाया गया है। प्लेलिस्ट बना रखा है और प्लेलिस्ट में लगभग 80 के आसपास वीडियो है। आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो 95 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में इतना दम है कि आपको 95 मार्क्स दिला सकता है। अगर आप एग्जाम के 5 दिन 10 दिन पहले भी इस प्लेलिस्ट में जाते हो और सभी वीडियो को देख लेते हो, 1 बार 2 बार 3 बार आप देख लेते हो, तो 95 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। इस बात की गारंटी आपके रोशन भैया लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर जाए, प्लेलिस्ट को जरूर देखें, है ना। अपनी तारीफ देखो यार, मैंने मेहनत किया है तो मैं अपनी तारीफ थोड़ा करना मैं सही समझता हूँ। और ताकि हो सकता है कि आप लोग इस बात को सुन के भी इस प्लेलिस्ट में जाए और वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपनी पीडीएफ में और अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके लिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीकों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन मतलब बहुत बार आ चुका है पेपर में। ठीक है, और 3 तरीके से क्वेश्चन एक ही है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि पहले में पूछ लिया कि हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके बताइए। दूसरे में पूछ लिया कि इतिहासकारों ने हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके को किस प्रकार से एक नई दिशा प्रदान की। ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में तो सीधा पूछ लिया कि भाई निर्वाह के तरीके बताइए, यानी कि हड़प्पा वासी अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे। नीचे वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया गया और पूछ लिया गया कि हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके को किस प्रकार से इतिहासकारों ने एक नया दिशा प्रदान किया, एक नई दिशा प्रदान की। इसमें भी निर्वाह के तरीके ही बताने हैं लेकिन थोड़ा सा हमें इतिहासकारों की पॉइंट्स और उनके जो नजरिए है उसको भी इसमें डालना है। तीसरा आप देखेंगे, तीसरा तो और सिंपल है कि हड़प्पा वासियों के जीवन यापन के तरीकों का वर्णन कीजिए। कुल मिला के इन तीनों ही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई हड़प्पा वासी अपना जीवन यापन किस तरीके से करते थे, है ना, उसी के बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हड़प्पावासी जो थी वो अनेक प्रकार के पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते थे और मछली उनका क्या था, मुख्य आहार था। ठीक है, कई स्थान से हमें जले हुए अनाज के दाने और बीज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे पता लगता है कि वनस्पति पदार्थ से भी भोजन प्राप्त करते थे। जैसे कि इनके मुख्य अगर अनाज की बात करें तो अनाज में आप अनाज के दानों की बात करें तो चना है, गेहूं है, सफ़ेद तिल है ना, जौ है, दाल है, बाजरे के दाने के साक्ष्य भी अपने को प्राप्त हुए गुजरात से। चावल के दाने कम मिले हैं जो इस बात को दर्शाता है कि वो चावल कम खाते होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इनके जानवरों में हम बात करें तो इनके जानवरों में भेड़, बकरी, सुअर, घड़ियाल, भैंस, ये सब जानवर भी शामिल थे। ये सारे ज़्यादातर इसमें से ये जानवर के नाम मैंने बताए हैं, ये पालतू थे, इनको पाला करते थे। कुछ जानवर को शिकार करके भी प्राप्त करते थे, जंगलों से प्राप्त करते थे। कुछ जंगली जानवर थे जैसे कि सुअर है, घड़ियाल है ना, हिरन है, ये सब जंगली जानवर थे, ये पालतू नहीं, इनको भाई पाला नहीं जा सकता था, तो इनको शिकार करके प्राप्त करते थे। और कुछ इतिहासकार जैसे कि पूरा जो जीव वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने इनके बारे में, इनके जानवरों के बारे में भी जानकारी हमें दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप पहले क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन, ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं तो इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है और समझते हुए चलना है ना। देखिए क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता ध्यानपूर्वक जल निकासी प्रणाली को माना जाता है, कथन को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे अनूठी विशेषता, हड़प्पा वासियों की जो सबसे अनूठी विशेषता जो थी वो जल निकासी प्रणाली ही थी। मतलब उन्होंने जो अपने नगरों से गंदे पानी को निकालने के लिए जो व्यवस्था अपना रखी थी वो सबसे अनूठी थी, है ना।
जो पूरी दुनिया में शायद ऐसी कहीं हमें देखने को नहीं मिलता, तो उसी के बारे में आपको बताना है। और अथवा में इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए वीडियो देखने से आप ये भी समझ जाएंगे कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पेपर में पूछा जा सकता है ना। ये भी फायदा आपको इस वीडियो को देखने से होने वाला है। तो अब इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे हड़प्पा वासियों के जल निकासी प्रणाली की। देखिए, हड़प्पा वासियों की खासियत ये थी कि सभी सड़कों और नालियों को उन्होंने एक ग्रिड पद्धति में बना रखा था। ठीक है, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई निकलती थी। पहले नालियों के साथ क्या बनाया उन्होंने, गलियों को बनाया था। उसके आसपास फिर घरों का निर्माण हुआ। ये नहीं कि पहले घर बना दिए और नालियों का था पता नहीं है, ये चीज वो नहीं करते थे। ठीक है, पहले उन्होंने गलियों के साथ नालियों को बनाया, फिर उसके आसपास घरों का निर्माण कार्य हुआ। ठीक है, घर के गंदे पानी का गली के नालियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर का कम से कम एक दीवार गली से सटा होना जरूरी था, है ना। कम से कम एक दीवार अगर गली से सटा होगा, जब तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी नालियों को जो मेन नाली है उससे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। गली की जो नाली है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत कंपलसरी था। इसके अलावा घरों की नालियाँ पहले एक हौदी या मल कुंड में जाती थी। ठीक है, मतलब एक हौज बना देते थे वहाँ के लोग, और पहले जो घर की जो नालियाँ थी उसमें से जो भी गंदा पानी होता था उस हौज में इकट्ठा होता था, उसमें जो ठोस पदार्थ वगैरह होता था वो जमा हो जाता था, और बाकी जो गंदा पानी है वो गली के नालियों में चला जाता था। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी, एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जो नाले थे वो गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे, है ना। चूने के पत्थर से ढका जाता था, और मतलब इसमें जैसे कि सीवर आप देखते होंगे, हमारे आज के समय में भी सीवर वगैरह बनाए गए हैं गलियों में, तो उसको जब साफ सफाई करनी होती है तो ढक्कन को हटा दिया जाता है। तो ढकने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था भी कर रखी थी जिसको सफाई के समय वो हटा सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट्स बताएंगे नियोजित जल निकासी प्रणाली में। अगला क्वेश्चन देख दे। अगला क्वेश्चन ये भैया लॉन्ग क्वेश्चन, ये 8 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर स्टेट बोर्ड की बात करूँ तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था कैसे। या फिर इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की वास्तुकला किस प्रकार नियोजन की ओर संकेत करती है। मतलब मोहनजोदड़ो की वास्तुकला जो थी, वास्तुकला में क्या आता है, वास्तुकला में भवन निर्माण करने की कला आ जाती है ना। तो मोहनजोदड़ो की जो वास्तुकला है वो किस तरीके से नियोजन की ओर संकेत करता है, मतलब कि किस तरीके से इस बात को दर्शाता है कि पूरे नियोजित ढंग से नगर को बसाया गया था। ठीक है, तीसरा, इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से ये पूछ सकते हैं कि भैया हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता नियोजित शहरों का विकास था, कथन की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछ लिया कि भाई हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता नियोजित शहरों का विकास था, कथन की पुष्टि कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें मोहनजोदड़ो के संदर्भ में ही इस कथन की पुष्टि करनी है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे नियोजित जो शहर था वो मोहनजोदड़ो ही था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर कैसे था। पहला पॉइंट बताओगे बस्तियों का विभाजन। भैया यहाँ पे जो बस्तियां थी वो 2 भागों में विभाजित थी। एक था दुर्ग, जो कि बहुत ही छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पे बनाया जाता था। ठीक है, और इसको दीवारों से घेरा गया था ताकि आम बस्तियों से इसको अलग किया जा सके। इसकी ऊंचाई का कारण क्या था कि इसकी जो संरचना थी वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पे बनाई गई थी, इसलिए ये ज्यादा ऊंचा था। दूसरा जो शहर था आपका निचला शहर था, है ना। ये नीचे बना था लेकिन बहुत दूर तक फैला था, और इसे भी दीवार से घेरा गया था। ठीक है, कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। मतलब वो घर को बनाने से पहले चबूतरा बनवाते थे, जैसे कि नीचे लिखा भी है, नीचे एक अलग से हेडिंग मैंने चबूतरों के बारे में बना रखा है कि हड़प्पावासी घरों को बनाने से पहले क्या बनवाते थे, चबूतरा बनवाते थे। ये चबूतरा क्या काम करते थे भैया, नींव का काम करते थे, यानी कि घर को मजबूती प्रदान करते थे। ठीक है, और पहले चबूतरा बनवाते थे, उसके ऊपर ही फिर भवन का जो निर्माण कार्य जो था वो पूरा किया जाता था। इस पॉइंट को बताइए। अगला पॉइंट है समान आकार की ईंटों का प्रयोग। घरों को बनाते समय इन्होंने क्या किया था, समान आकार की ईंटों का प्रयोग किया था। अब ईंटों जो थी, मतलब जो ईंटें थी वो धूप में सुखा के भी बनाई जाती थी और भट्टी में पका के बनाई जाती थी, लेकिन ये समान आकार की होती थी। ठीक है, उसके बाद नालियों का निर्माण आप बता दो। ये जो कि हम ऊपर ही बात कर चुके हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर बताया था कि भाई नालियों को ग्रिड पद्धति में बनवाते थे, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए निकलती थी। पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया जाता था, उसके आसपास फिर घरों को बनाया जाता था। यही सारे पॉइंट्स जो ऊपर मैंने आपको बताया है दूसरे क्वेश्चन में उसमें डालने हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको और बताता हुआ चलता हूं, जब कोई भी आप लॉन्ग क्वेश्चन को करते हो ना, जैसे ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है,
तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन को करते हुए सबसे पहले आप भूमिका लिखोगे। एक क्या लिखोगे? एक भूमिका। सबसे पहले पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स है उसको डालने से पहले एक भूमिका, या जिसको हम प्रस्तावना ही बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, उसमें आप क्वेश्चन को समझाओगे। ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या बताने जा रहे हो आप। तो इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है। उसके बाद जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक निष्कर्ष भी लिखोगे। ठीक है, निष्कर्ष लिखना भी जरूरी होता है, वो भी कंपलसरी है, जब जाके आपको 8 में से 8 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को जरूर फॉलो करना। कितने पॉइंट हमने कर लिया? हमने कर लिया 4 पॉइंट। अब हम इसके 5वें पॉइंट की बात करते हैं। 5वां पॉइंट आ चुका है आवासीय भवन या फिर गृह स्थापत्य की हम बात करें तो देखिए, हड़प्पा वासियों की एक बार खासियत ये थी कि उन्होंने आवासीय भवन को भी नियोजित ढंग से बसाया था। ठीक है, और जो निचला शहर था, जो हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था, वहाँ पे आवासीय भवनों का विस्तार किया गया था। और आवासीय भवन के मध्य में होता था आंगन। ठीक है, और आंगन के चारों तरफ क्या बनवाते थे? आंगन के चारों तरफ बनवाते थे कमरे। ठीक है, और आंगन का प्रयोग किस लिए करते थे भैया? आंगन का प्रयोग करते थे खाना पकाने के लिए, सूत काटने के लिए इसका प्रयोग होता था, विशेषकर गर्मियों के मौसम में, है ना। हर घर के ईंटों के फर्श से बना खुद का एक स्नानागार भी था, जिसमें वो स्नान करते थे, नहाते थे। छत पर जाने के लिए क्या बना दिया भाई? सीढ़ी भी बना रखा था उन्होंने, जिससे कि वो छत पे जा सकते थे। 6वां पॉइंट है कुओं का निर्माण। देखो, हड़प्पावासी कुओं का निर्माण भी करवा रखे थे, और कुओं का निर्माण ऐसे कक्ष में करवाया था, ऐसे स्थान पे करवाया था जहाँ पे राहगीर आसानी से पहुंच सकते थे। जो राह में चलने वाले लोग हैं वो आसानी से पहुंच के इसका इस्तेमाल कर सकते थे पीने के लिए पानी। और मोहनजोदड़ो से जो कुओं की संख्या टोटल मिली है वो 700 है। ठीक है, इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आता है एकांतता को महत्व। देखो, हड़प्पावासी जो थे ना, वो एकांतता को बहुत महत्व देते थे, यानी कि जो घर की बातें हैं वो घर में ही रहे, किसी और को पता ना चले। तो इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। इसलिए वो क्या करते थे, भूमि तल से जो भी सटी हुई दीवारें होती थी उसमें खिड़कियां नहीं बनवाते थे, है ना। और जो मेन गेट होता था, यानी कि मुख्य जो द्वार होता था, मुख्य द्वार को ऐसे स्थान पे बनवाते थे जिससे कि सीधे घर की आंतरिक भागों को नहीं देखा जा सकता था, आंतरिक भागन या आंगन का अवलोकन नहीं हो सकता था। तो ये क्यों करवाते थे? एकांतता को महत्व देने के लिए। ठीक है, अब विशाल स्नानागार की हम बात कर लेते हैं। देखिए, दुर्ग पर एक विशाल का स्नानागार मिला है, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा था ये, और इसका इस्तेमाल, ये एक आयताकार जलाशय था। इसका आकार कैसा था? आयताकार था। ठीक है, और इसका इस्तेमाल अनुष्ठानिक कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जाता था। इसके जो नीचे वाले हिस्से थे उसमें जिप्सम के गारे लगाए गए थे और उसको पानी से फिर भर दिया गया था। ठीक है, और जब कोई अनुष्ठानिक कार्य को संपन्न करना होता था तब इसमें लोग डुबकी लगाते थे, इसमें स्नान करते थे। समझ गए? तो ये आपका पॉइंट हो गया विशाल स्नानागार। ये 8 पॉइंट जब लिख दोगे उसके बाद एक निष्कर्ष आप जरूर डाल देना। निष्कर्ष आप अपने हिसाब से बनाते हैं, तो मैं इसमें आपको क्या निष्कर्ष दे सकता हूँ? निष्कर्ष में ये दे सकता हूँ कि इन सभी पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे नियोजित, सबसे विकसित शहर था, क्योंकि वहाँ पे नालियों का निर्माण, वहाँ पे गलियों का निर्माण एक नियोजित ढंग से किया गया था, बस्तियों को बिल्कुल नियोजित ढंग से बसाया गया था, और वो साफ सफाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, है ना, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। तो ये आप निष्कर्ष लिख सकते हो कम से कम 4 से 5 लाइन का, है ना। इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इतिहासकार सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अवलोकन कैसे करते हैं, है ना। अवलोकन करने के लिए कौन सी 2 विधियों का प्रयोग करते हैं? ये ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है कि इतिहासकार सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अवलोकन कैसे करते हैं, या फिर इतिहासकार ये कैसे पता लगाते हैं कि प्राचीन समय में कौन अमीर था, कौन गरीब था। ठीक है, तो सामाजिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए, यानी कि समाज में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का पता लगाने के लिए इतिहासकार 2 विधि अपनाते हैं। एक होता है शवाधानों का अध्ययन। बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। शवाधान आप समझते हैं जिसमें मृतकों को दफनाया जाता है, कब्र की हम बात कर रहे हैं, कब्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो शवाधानों के अध्ययन से क्या पता लगेगा? ऐसा था कि कई बार क्या होता था प्राचीन काल में कि जो शव होते थे, शव के साथ ही उनके द्वारा प्रयोग किए गए सभी सामानों को दफना दिया जाता था। ठीक है, तो जिस कब्र से हमें कीमती वस्तुएं मिलेगी, ज़्यादा महंगी वस्तुएं मिलेगी, वो अमीर रहे होंगे, और जिस कब्र से हमें निम्न किस्म की वस्तुएं मिलेगी, है ना, तो वो गरीब रहे होंगे, ये पता लगा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है विलासिता की वस्तुओं की खोज। इस विधि में क्या होता है, इतिहासकार वस्तुओं को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो उपयोगी वस्तुएं। उपयोगी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जो कि आसानी से मिल जाएगी, कहीं भी आसानी से प्राप्त हो जाएगी, है ना। और
जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के लिए आप पत्थर की बात कर लो, चकिया की बात कर लो, सुई की बात कर लो, मृदभांड की बात कर लो, ये सब आसानी से आपको किसी भी स्थान पे मिल सकता है। ये उपयोगी वस्तुएं हैं, ठीक है। दूसरी होती है विलासिता की वस्तुएं, ठीक है, जिनको बनाना कठिन होता है, जो महंगी होती है। जैसे कि फ्योन्स के कुछ पात्र होते थे जिनको बहुत ज़्यादा मशक्कत के बाद बनाया जाता था। तो जिन स्थानों पे ये विलासिता की वस्तुएं मिली होगी, उससे पता लग जाएगा कि वहाँ पे अमीर लोग रहते होंगे। और जिन स्थानों से हमें उपयोगी वस्तुएं प्राप्त हुई होगी, वहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे अमीर लोग रहते होंगे, ठीक है। तो ये आप आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन आता है हड़प्पाई लिपि की विशेषता बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाता है कि हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, कथन के संदर्भ में हड़प्पाई लिपि की विशेषता बताइए। तो दोनों में ही हड़प्पाई लिपि की विशेषता आपको बतानी है। देखिए, हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसका रहस्य अभी तक बना हुआ है। ये एक चित्रमय लिपि थी, इसमें हर चीज को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता था। ये देवनागरी लिपि की तरह वर्णमय लिपि रही है। जैसे कि हमारी लिपि देवनागरी लिपि क्या है? वर्णमय लिपि है, इसमें वर्णों के माध्यम से हम चीज़ों को दर्शाते हैं। लेकिन हड़प्पाई लिपि एक चित्रमय लिपि थी। इसमें चिन्हों की संख्या कितनी थी? 375 से लेके 400 के बीच में चिन्हों की संख्या थी। और ये जो लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये हड़प्पाई लिपि की प्रमुख विशेषताओं में पॉइंट्स आप बता देंगे, है ना। आगे बढ़ते, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और आता है पेपर में यार। बिल्कुल, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना, आपको 70% क्वेश्चन आपके बिल्कुल हलवा होंगे। हलवा, जैसे हलवा को बनाना आसान होता है ना, वैसे आप बना दोगे इन क्वेश्चन को, इतना आसान होंगे। लेकिन जो 30% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, उसके लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। ये 70% क्वेश्चन का आंसर तो जो नॉर्मल स्टडी कर रखा होगा ना, जो एक बार भी बस मेरी वीडियो को देख लेगा, वो भी 70% क्वेश्चन को हल कर देगा। लेकिन जिन्होंने पूरे साल मेहनत किया है, मेरी वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखा है, इसके अलावा चीज़ों को समझ रखा है, एनसीईआरटी बुक को रीड कर रखा है, सबसे बड़ी बात एनसीईआरटी बुक को रीड कर रखा है, तो वो फिर ये 30% क्वेश्चन जो होंगे ना, जो टफ लेवल के होते, उसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हड़प्पा लिपि की विशेषता बताइए, है ना। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता में 1900 ईसा पूर्व के बाद आए किन्हीं 2 बदलावों का उल्लेख कीजिए और ये परिवर्तन कैसे आ सके, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे 1900 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता का अंत होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस समय बहुत सारे बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कि वहाँ की भौतिक संस्कृति में बदलाव आता है। भौतिक संस्कृति में क्या बदलाव आता है कि जो सभ्यता की जो विशिष्ट पूरा वस्तु है, बाट निर्माण करने की जो कला है, मनके बनाने की जो कला है, मोहरे बनाने की जो कला है, वो समाप्त हो जाती है। लेखन और लंबी दूरी का जो व्यापार है, जो शिल्प विशेषज्ञता है, ये सब समाप्त होने लग जाती है, ठीक है। जो आवासीय भवन निर्माण करने की जो कला है, वो सब खत्म होने लग जाता है, इसका भी हास्य होने लग जाता है। अब ये परिवर्तन कैसे आता है, ये सब चीज़ें क्यों खत्म हो रहा था? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं आई, जैसे कि सूखा पड़ गया, बाढ़, भूकंप, वनों की कटाई, है ना, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, इन सभी वजह से ये सारे परिवर्तन हो रहे थे, ठीक है। कुछ बाहरी आक्रमण होते हैं, जैसे कि आर्यों का आक्रमण होता है, उसके बाद भी बहुत सारे परिवर्तन यहाँ को देखने को मिल जाता है। तो देखो, सिंपल आंसर अगर आपका आता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो ये पॉइंट्स आप लिख दो। ये बस ये छोटे छोटे पॉइंट लिखने होते हैं आपको। आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दोगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, है ना, उपजाऊ भूमि की क्षमता, जो भूमि है उसकी उपजाऊ क्षमता का कम हो जाना, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स में लिख दोगे, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। नंबर एक भी नहीं काटेगा एग्जामिनर, ठीक है। बस आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है, ठीक है। जैसे 600 ईसा पूर्व के आसपास की अगर हम समय काल की बात करें, तो पूरे भारतीय इतिहास में इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब क्यों माना जाता है, वही हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो, इस समय काल में बहुत सारे राज्यों और नगरों का विकास देखने को मिलता है, ठीक है। अनेक राज्यों और नगर उभर के सामने आते हैं। लोहे का प्रयोग इसी समय काल में शुरू होता है। इससे पहले भारतीय इतिहास में लोहे का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था। लोहे का इस्तेमाल इसी समय काल में शुरू होता है। सिक्कों का विकास होता है, नए नए सिक्के ढाले जाते हैं, उसको प्रयोग में लाए जाते हैं। जैन और बौद्ध धर्म का विकास भी इसी समय काल में होता है ना। महात्मा बुद्ध, महावीर जैन इसी समय काल में उभर के सामने आते हैं। और जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो भी इसी समय काल में लिखे जाते हैं। तो ये भी पॉइंट आप बताइए। 16 महाजनपदों का विकास कब हुआ, इसी समय काल में हुआ। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ लिया है। क्वेश्चन बहुत आसान है।
क्वेश्चन को समझिए। पहला है कि उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने में सहायता पहुंचाई। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भाई मगध एक शक्तिशाली महाजनपद क्यों बन गया था, वही पूछा जा रहा है आपसे। अगला है मगध किस प्रकार सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, वर्णन कीजिए। सेम क्वेश्चन, ज़्यादा कोई घुमाया भी नहीं गया इसमें। अगला है आधुनिक इतिहासकारों ने मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद किस प्रकार बताया है, स्पष्ट कीजिए। मतलब कि इतिहासकारों ने कौन से पॉइंट्स के आधार पर उन्होंने बताया कि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, तो तीनों का आंसर हमें सेम देना है, बस अलग अलग साल में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखिए, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था क्योंकि इसकी जो भूमि थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। ठीक है, इसके अलावा मगध के क्षेत्र में लोहे की खदानें बहुत ज़्यादा थी, जिससे कि सैनिकों के लिए हथियार बनाए जा सकते थे, है ना। अब युद्ध में भाई हथियार तो चाहिए ना। इसके अलावा जंगलों में हाथी उपलब्ध थे, जो कि सेना का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। इसके राजा जो थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद जैसे राजा जो हुए बहुत ही पावरफुल राजा थे, इस वजह से भी शक्तिशाली था। मगध की राजधानी किलेबंद थी और सुरक्षित थी, जैसे कि पहली राजधानी थी राजगाह या राजगीर जिसको हम बोलते हैं। दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसको बनाई गई थी, और दोनों ही राजधानी बिल्कुल सुरक्षित थी और मतलब सुरक्षित राजधानी थी और किलेबंद थी, किले द्वारा इसको घेरा गया था। ठीक है, ये पॉइंट्स आप इसमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन इतिहास की रचना करने वाले किन्हीं 4 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो मौर्यकालीन इतिहास है, यानी कि मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास है, उसकी रचना हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, 4 स्रोत बताने हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है, स्पष्ट कीजिए। सेम क्वेश्चन है ना, कि भाई इतिहास की रचना कैसे करा है इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य का। एक और क्वेश्चन है कि इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास की पुनः रचना के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया है, किन्हीं 4 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखो, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है मैगस्थनीज की इंडिका, है ना। मैगस्थनीज जो था एक यूनानी राजदूत था और उसने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कौटिल्य या फिर चाणक्य जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भी मौर्यों की जो शासन प्रणाली है उसकी जानकारी हमें मिलती है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से भी पता चलता है हमें, ठीक है, कि नंद वंश को किस तरीके से समाप्त किया था, किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था, उसकी कहानी हमें पता चल जाता है। इसके अलावा हमारे पास है अगला जो स्रोत है वो है जैन और बौद्ध धर्म के, एक मिनट, जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ, उससे हमें इससे पता चलता है राजाओं के धर्म के बारे में, है ना। और अशोक ने भी कुछ अभिलेख लिखवाए थे, तो अशोक के अभिलेख से भी हमें पता चलता है अशोक के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो अशोक के अभिलेख भी आप इसमें डालोगे। बहुत आसान होता है, मतलब पॉइंट्स बहुत आसान है। 4 नंबर लेना या फिर 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर लेना बहुत आसान है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेख से इसमें कौन कौन से तत्व के प्रमाण मिलते हैं, मतलब मौर्य प्रशासन व्यवस्था को बताना है और मौर्य प्रशासन के बारे में अशोक के अभिलेख से हमें क्या क्या पता चलता है, ठीक है, उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अथवा में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है कि मौर्यों की प्रशासन व्यवस्था की विशेषता बताइए, ठीक है। तो मौर्यों की प्रशासन व्यवस्था के बारे में ही क्वेश्चन दोनों में बताना है। बस जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा हमें अशोक को केंद्र में रख के ये बताना है कि अशोक के अभिलेख से हमें क्या पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो पहले हम मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था को समझेंगे। सो प्यारे बच्चों, आंसर हम समझते हैं इसका। देखिए, पहले बता रखा है कि मौर्यों की जितनी भी प्रशासन व्यवस्था है उसकी प्रशासन व्यवस्था के प्रमुख अभिलक्षण जो है, मतलब उसकी प्रशासन व्यवस्था, मौर्य की जो प्रशासन व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषता जो है हमें अशोक के अभिलेखों से पता चलता है। जैसे कि राजा प्रजा के संबंध क्या थे, उनके राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे, है ना, अधिकारियों के क्या कर्तव्य थे, ये सब किससे पता चलता है हमें, अशोक के अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहला पॉइंट बताएंगे, मौर्य की प्रशासन व्यवस्था में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, मौर्य साम्राज्य को 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में बांटा गया था, जिसमें इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र
और 4 प्रांतीय केंद्र भी इसमें शामिल थे, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ये नाम याद रखिए, ये क्या है, 5 प्रांतीय केंद्र थे इसमें। मौर्य की जो प्रशासन व्यवस्था थी वो बहुत ही असमान थी। असमान हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक जैसा नियंत्रण नहीं था मौर्य शासकों का। ठीक है, जो आप अगर ऊपर का एरिया देखेंगे, इधर आप अफगानिस्तान वगैरह, पाकिस्तान वगैरह का एरिया आप देखेंगे, है ना, तो इन एरिया में उनका अच्छा नियंत्रण नहीं था। लेकिन इधर आपका बिहार है, बिहार के आसपास का एरिया में, ठीक है, या फिर यूपी का जो एरिया है वहाँ पे इनका बहुत अच्छा नियंत्रण था। लेकिन दूर के केंद्रों पे अच्छा नियंत्रण इनका नहीं था। इसीलिए हम बोलते हैं कि मौर्य की प्रशासन व्यवस्था असमान थी, एक जैसा नियंत्रण पूरे साम्राज्य पर नहीं था। अगला हेडिंग है प्रांतीय केंद्रों का चयन। देखिए, मौर्य साम्राज्य में जो प्रांतीय केंद्रों का चयन जो किया गया था बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से किया गया। जैसे कि तक्षशिला और उज्जैनी की हम बात करेंगे, तो ये 2 केंद्र ऐसे थे जो कि लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग पर स्थित थे और इनका चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से किया गया। दूसरे प्रांतीय केंद्र एक और है जो है कर्नाटक में स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी जो है वो सोने की खदानों के लिए, सोने के पहाड़ के लिए बहुत ही फेमस था। मतलब इसका अर्थ होता है सोने का पहाड़। और ये सोने की खदान के कारण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था मौर्य शासकों के लिए और इनका चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से किया गया था। इसके अलावा मौर्य शासकों ने अपनी प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवागमन को सुचारू बनाया, है ना, जिसमें स्थल मार्ग और नदी मार्ग दोनों से ही आवागमन सुचारू रूप से बना रहे, उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। क्योंकि उस समय यात्रा करना थोड़ा टफ था, कई महीने कई हफ्तों तक यात्रा करना पड़ता था। इस समय खाने पीने की व्यवस्था करना, लोगों की रक्षा की व्यवस्था करना, ये सब राजाओं ने किए थे। ठीक है, अब देखिए समिति और उपसमिति की बात कर लेते हैं। तो मैक्सथनीज की इंडिका नामक पुस्तक में 1 समिति और 6 उपसमिति का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 6 उपसमिति के अलग अलग कार्य इसमें बताए गए थे। जिसमें से पहली उपसमिति नौसेना का संचालन करती थी। नौसेना आप समझते हैं, जो नाविक वाली जो सेना होती है ना, नौसेना का संचालन करती थी। उसके अलावा दूसरी जो उपसमिति थी वो खान पान और यातायात का संचालन करती थी। तीसरी उपसमिति पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। चौथी अश्वरोहियों का। 5वीं रथारोहियों का। अश्वरोही आप समझते हैं जो घुड़सवार सिपाही है, उनको संचालित करती थी। 5वीं रथारोही यानी कि जो रथ चलाने वाले जो लोग थे उनको संचालित करती थी। और 6ठी उपसमिति हाथियों का संचालन करती थी, क्योंकि सेना में हाथी भी जाते थे। अब इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो उपसमिति थी वो दूसरी उपसमिति थी। दूसरी उपसमिति का काम क्या था? हथियारों को ढोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, है ना, इसके अलावा जानवरों के लिए चारे का प्रबंध करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। ठीक है, ये सब काम किसके थे? दूसरी उपसमिति के थे। तो भाई दूसरी उपसमिति के कार्य भी याद रखो, ये 3 नंबर में अलग से भी आ सकता है दूसरी उपसमिति के बारे में आपके पेपर में। आखिरी हम बात करेंगे धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में। देखिए, अशोक वो पहला सम्राट था जिसने पॉलिश पत्थरों पे अपने संदेश लिखवाया था। और उन पॉलिश पत्थरों से हमें यह भी पता लगता है कि अशोक ने क्या किया, अपने धम्म का प्रचार किया। उसने धम्म के प्रमुख उद्देश्य बताया, जैसे कि बड़ों का आदर करना, सन्यासियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दूसरे के धर्म का सम्मान करना, ये सब बातें उसने अपने धम्म में बताया था। और इसके प्रचार के लिए उसने विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? धम्म महामात्र बोलते हैं, धम्म महामात्र। ठीक है, ये अधिकारी पूरे साम्राज्य में घूमते थे और अशोक के धम्म का प्रचार करते थे। ठीक है, तो ये अशोक के धम्म के बारे में आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, ये भी आसान है। अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। जो अभिलेख शास्त्री होते हैं, अभिलेख शास्त्री कौन होते हैं? जो कि अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। और पुराने समय में राजा महाराजा क्या करवाते थे? बहुत सारे अभिलेख लिखवाते थे। तो इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है अभिलेख, है ना, जो कि पॉलिश पत्थर या चट्टान पे लिखे जाते थे। उन अभिलेखों से हम इतिहास के बारे में जान तो सकते हैं, लेकिन अभिलेखों से जानकारी प्राप्त करते समय हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी के बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। अथवा में इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा गया है। नीचे लिखा है कि भारत के इतिहास, भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं की आलोचनात्मक परख कीजिए। मतलब कि अभिलेख साक्ष्यों की जो सीमाएं हैं वही आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो समस्या देखने को मिलता है वह है अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना। कई बार अभिलेखों पे अक्षरों को इतने हल्के ढंग से लिखा गया कि उनको समझना बहुत मुश्किल हो गया। कई बार अभिलेख नष्ट हो गए, आंधी तूफान आने की वजह से अभिलेख टूट गए, फट गए,
वो तो पत्थरों पे लिखे जाते थे तो फटेंगे तो नहीं, टूट जाएंगे। ठीक है, तो टूटने की वजह से क्या हुआ कि जो अक्षर लिखे होते थे वो लुप्त हो जाते थे, गायब हो जाते, पता ही नहीं चलेगा भाई, एक हिस्सा इधर गिरा हुआ मिल गया, अगला हिस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो गया, बच्चे उठा के ले गए या उसको कुछ भी कर दिया, समझ रहे हो। तो इस वजह से भाई जानकारी नहीं मिल पाती थी। बहुत सारे अभिलेखों का तो भाई आज तक अर्थ नहीं निकाला जा सका है, उनका अनुवाद नहीं किया जा सका है, तो इससे भी जानकारी हमें अभिलेखों से नहीं पता चलता है। कई बार देखो, कई बार क्या होता है कि जो अभिलेख होते हैं ना, वो ज़्यादातर खेती के बारे में, दैनिक जीवन के बारे में, किसानों को सुख दुख के बारे में कुछ जानकारी नहीं देते हैं। ये केवल विशेष अवसरों का ही वर्णन करते हैं। विशेष अवसर यानी कि कोई विशेष त्यौहार हो सकता है, कोई उद्घाटन समारोह हो सकता है, तभी अभिलेख लिखवाए जाते थे। रोज रोज अभिलेख नहीं बनवाए जाते थे, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अभिलेख जो है केवल विशेष अवसरों का ही वर्णन करता था। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं लोगों के बारे में जानकारी देता है जो उनको बनवाते हैं। ठीक है, सिर्फ जो बनवाएगा वही अपने बारे में लिखवाएगा ना भाई। अभिलेख मैं बनवा रहा हूँ और मैं किसी और के बारे में क्यों लिखवाऊंगा भला। मैं अभिलेख बनवा रहा हूँ, पैसे मैं दे रहा हूँ, पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ अभिलेख बनवाने में, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने बारे में लिखवाऊंगा, अपना गुणगान करूंगा मैं उसमें, है ना। तो ये भी एक समस्या है कि अभिलेख में उन्हीं के बारे में पता चलता है अभिलेख से जो कि उसको बनवाते हैं, अन्य लोगों के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, गोत्र क्या होते हैं, गोत्र के नियम बताइए। गोत्र से आप क्या समझते हैं, इसके जो नियम है वो भी बताना है। देखो, गोत्र का निर्धारण जो है वो वैदिक ऋषि के नाम पे किया जाता है। वैदिक काल में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए और उन्हीं के आधार पे हमारे गोत्र का निर्धारण होता है। जो जिस व्यक्ति का जो गोत्र होता है ना, वो उसी ऋषि का वंशज माना जाता है। मान लो कि मेरा गोत्र है वशिष्ठ, तो मैं ये मानूंगा कि मेरे जितने भी पूर्वज हैं उनकी उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ से ही हुई है, इसलिए मेरा गोत्र क्या है, वशिष्ठ है। तो एक तरीके से गोत्र इंडिकेट करता है इस बात को कि आप किस ऋषि के वंशज हैं, समझ गए आप। ठीक है, तो वैदिक काल में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए थे, उन्हीं के आधार पर गोत्र का निर्धारण होता है। गोत्र के 2 नियम थे। गोत्र का पहला नियम यह था कि विवाह के पश्चात स्त्री को पिता के स्थान पे पति के गोत्र को अपनाना होता था। ठीक है, दूसरा, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, ये भी गोत्र का नियम था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से जुड़ी आजीविका का वर्णन कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। वर्ण व्यवस्था, आपको पता है कि धर्मशास्त्र, धर्म जो सूत्र है उसमें 4 वर्णों और उसकी आजीविकाओं के बारे में बताया गया है, उसके नियम बताए गए हैं। समाज का वर्गीकरण 4 वर्गों में किया गया। सबसे पहले ऊपर ब्राह्मण आते थे। ब्राह्मण का काम वेद का अध्ययन करना, है ना, यज्ञ करना, करवाना, दान देना लेना, लोगों को शिक्षा देना, ये काम था ब्राह्मणों का। क्षत्रिय आते हैं दूसरे नंबर पे, जिनका काम था लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, युद्ध करना, न्याय करना, है ना, वेद पढ़ सकते थे ये भी, यज्ञ करवा सकते थे और दान दक्षिणा दे सकते थे। तीसरे नंबर पे आते हैं वैश्य, जिनका काम था कृषि करना, गौपालन करना, व्यापार करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। ठीक है, मतलब ये व्यवसायी होते थे, बिजनेस वगैरह चलाते थे। चौथा वर्ग आता है शूद्रों का। शूद्रों के लिए एक ही काम था, ऊपर के जो 3 वर्ग है उनकी सेवा करना, तो इनकी एक ही आजीविका थी, समझ गए। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था और उसकी आजीविका के बारे में आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आप इस कथन से सहमत है कि आरंभिक राज्य में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे। तो देखो, शास्त्रों में बताया गया था कि राजा जो होगा वो क्षत्रिय वर्ग से ही हो सकता है। राजा बनने के लिए क्षत्रिय कुल में जन्म लेना बहुत जरूरी था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। बहुत सारे ऐसे राजवंश हैं जिसकी उत्पत्ति अन्य वर्गों से हुई, जैसे कि मौर्य वंश के बारे में कहा जाता है कि ये निम्न कुल के थे। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ में तो ऐसा क्षत्रिय बताया गया है, लेकिन जो ब्राह्मणों द्वारा जो शास्त्र लिखा गया, ब्राह्मणीय शास्त्र में इनको निम्न कुल का बताया गया है, और ये निम्न कुल का होते हुए भी राजा बन गए। ठीक है, शुंग और कर्ण जो कि मौर्य के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने मौर्य के बाद इन्होंने शासन किया भारत में, और ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होते हुए भी राजा बन गए। तीसरा रुद्रादमन जो था वो तो भारत का था ही नहीं, वो तो विदेश मतलब मध्य एशिया से आया था। ठीक है, तो मध्य एशिया जो शक वंश के राजा थे, मतलब शक वंश का ऐसा कहा जाता है कि शक वंश भारत के थे ही नहीं, वो तो मध्य एशिया से आए थे। अब इनको ब्राह्मण मलेच्छ, बर्बर, अन्य देशी कह के पुकारते थे। मलेच्छ यानी कि जिनको संस्कृत भाषा नहीं आती। लेकिन रुद्रदमन जो था उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था, और राजा लोगों में काफ़ी ज़्यादा फेमस था और राजा बना वो, है ना। एक पॉइंट ये हो गया।
चौथा है सातवाहन। सातवाहन वंशों की बात करें तो सातवाहन अपने आप को अनूठा ब्राह्मण बताते थे, अनूठा, और क्षत्रियों के दर्पण का हनन करने वाला बताते थे। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये ब्राह्मण थे, सातवाहन क्या थे, ब्राह्मण थे, और उसके बावजूद भी ये राजा बने। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष से निकलता है कि राजा बनने के लिए क्षत्रिय कुल में जन्म लेना बिल्कुल सही नहीं था। मतलब इस बात को हम नकार सकते हैं कि भाई राजा बनने के लिए क्षत्रिय कुल में जन्म लेना जरूरी था, बल्कि हर वो व्यक्ति राजा बन सकता था जिसके पास संसाधन जुटा सकता था, लोगों की रक्षा कर सकता था, लोगों के लिए कार्य कर सकता था, वो राजा बन सकता था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी साहित्यिक ग्रंथ का अध्ययन करते समय इतिहासकारों को किन किन पहलुओं पर विचार करना चाहिए। ठीक है, कोई भी साहित्यिक ग्रंथ है, जैसे कि मैं एक इतिहासकार हूँ और मैं महाभारत की ही बात कर लेता हूँ। ठीक है, महाभारत क्या एक साहित्यिक ग्रंथ है और मैं इतिहासकार होने के नाते महाभारत से भारतीय इतिहास के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मेरे को कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसी के बारे में इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। अथवा में क्या है, अथवा में है कि महाभारत जैसे जटिल ग्रंथों को समझना इतिहासकारों के लिए कठिन काम है, कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में हमें सेम आंसर बताना है कि किसी भी साहित्यिक ग्रंथ का अध्ययन करते समय हम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हैं, कौन कौन सी पहलुओं पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको भाषा देखना होगा कि भाई ग्रंथ की भाषा क्या है, किस भाषा में लिखी गई है, पाली, प्राकृत या फिर तमिल। ठीक है, या फिर कुछ विशिष्ट पुरोहित लोगों की भाषा होती है, जो पुरोहित लोगों की भाषा थी संस्कृत, किस भाषा में ग्रंथ को लिखा गया है। उसके बाद ग्रंथ का प्रकार क्या है, मतलब किस प्रकार में लिखा गया, क्या ग्रंथ जो है मंत्रों के रूप में लिखा गया जिसको उच्चारित किया जाता होगा, या फिर ये ग्रंथ जो है वो कथा के रूप में लिखा गया जिसको पढ़ा और सुना जाता होगा, या फिर एक कविता और कहानियों के रूप में लिखा गया, किस रूप में लिखा गया है ना, इसका प्रकार क्या है। उसके बाद लेखक में सीधा आप देखेंगे कि भाई ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद रचना काल यानी कि किस समय काल में इसकी रचना हुई। उसके बाद रचना स्थान यानी कि ग्रंथ की रचना किस स्थान पर की गई, और आखिर में आप देखते हैं उसका उद्देश्य क्या था लिखने का। ठीक है, उसके बाद हम किसी भी साहित्यिक ग्रंथ का इस्तेमाल करते हैं इतिहास के निर्माण में। अगला क्वेश्चन आता है, महाभारत की भाषा एवं विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। देखिए, महाभारत की अगर आप भाषा की बात करेंगे ना, तो भाषा में इसकी जो भाषा है अनेक भाषा में लिखी गई, लेकिन इसकी जो मूल भाषा है वो संस्कृत है ना। महाभारत की भाषा क्या है, संस्कृत है। अब इसके विषय वस्तु है जो है उसको दो भागों में इतिहासकारों ने बांटा है। एक होता है आख्यान, आख्यान में कहानियों का संग्रहण किया गया, यानी कि महाभारत में जितनी भी कहानियाँ थी उसको आख्यान वाले पार्ट में शामिल किया गया। दूसरा अंश है उपदेशात्मक, उपदेशात्मक अंश में उपदेश देने वाली जो बातें हैं उसका वर्णन किया गया। जैसे कि युद्ध के दौरान, महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उसका वर्णन किस में किया गया, उपदेशात्मक अंश में किया गया। लेकिन ये जो विभाजन है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। कई बार कहानियाँ है उसको उपदेशात्मक अंश में जोड़ दिया गया, और कई बार आख्यान में समाज को उपदेश देने वाली जो बातें हैं उसको शामिल किया गया। ठीक है, तो ये विभाजन पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, बस इतना बता दो बहुत है। अगला क्वेश्चन आता है, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, कथन को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और तीसरे चैप्टर में सबसे आखिरी टॉपिक है, इसलिए बच्चों को लगता है कि ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये छोटा जो क्वेश्चन है वही बड़ा धमाका कर जाता है और हर बार रिपीट हो जाता है भाई। ठीक है, बहुत बार रिपीट होते हुए मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, तो इसीलिए इसको मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ क्यों है? कोई भी ग्रंथ गतिशील तभी होता है जब उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो महाभारत में भी चेंजेस होते रहे हैं, इसीलिए इसको एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है ना। महाभारत का जो विकास है वो संस्कृत के साथ ही समाप्त नहीं होता, बल्कि इसको अनेक भाषाओं में लिखा गया, इसकी बार बार व्याख्या की गई है ना। इसके जो पाठांतर है उसको अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, इसमें अनेक प्रकार के कहानियों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसको मूर्तिकला और चित्रकला के माध्यम से दर्शाया गया है। इसकी मुख्य कथा की कई बार पुनर्व्याख्या भी की गई है ना। इसने नाटकों और नृत्य कला के लिए क्या किया है, विषय वस्तु प्रदान किया है। इसको नाटक और नृत्य कला के माध्यम से भी दर्शाया जाता है, समझाया जाता है। इसके अलावा इसके अनेक लेखक है, कोई एक लेखक द्वारा इसको नहीं लिखा गया, और इसके रचना में 1000 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लगा है। तो इन सभी कारणों से हम महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान रहा। ठीक है, देखिए सांची आपको पता है मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध स्तूप मौजूद है और ये स्तूप आज भी सुरक्षित है। तो सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की जो बेगम थी उन्होंने खासा योगदान दिया था, उन्हीं के योगदान को इस क्वेश्चन में हमें समझाना है। देखिए बेगमों का क्या योगदान रहा था, उन्होंने क्या किया, प्लास्टर की प्रतिकृतियों से संतुष्ट कर दिया किसको, अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को। जो फ्रांसीसी थे उन्होंने भोपाल की बेगम जो उस समय थी शाहजहाँ बेगम, उनसे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने की मांग की। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने भी ऐसा ही मांग किया, लेकिन भोपाल की जो शाहजहाँ बेगम थी उन्होंने प्लास्टर की बनी जो प्रतिकृतियाँ थी यानी कि जो नकली मूर्ति है, नकली तोरण द्वार है, उससे अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को खुश कर दिया और मूल जो कलाकृतियाँ थी वो अपने स्थान पर ही बनी रही। इसके अलावा धन का अनुदान दिया। दो बेगम का नाम बता दो, शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहाँ बेगम, दोनों ने ही इस स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। और यहाँ तक कि जो सुल्तान जहाँ बेगम थी उन्होंने इस स्तूप के आसपास एक संग्रहालय बनवाया यानी कि एक म्यूजियम बनवाया और एक अतिथिशाला भी बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा जॉन मार्शल की पुस्तक को प्रकाशित भी करवाया। जॉन मार्शल ने सांची के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक को प्रकाशित करवाया किसने, सुल्तान जहाँ बेगम ने। तो ये पॉइंट आप बताएं। तो निष्कर्ष के तौर पे आप कह सकते हैं कि जो सांची का स्तूप बचा हुआ है वो भोपाल के बेगमों द्वारा लिए गए अच्छे निर्णय की वजह से ही बचा हुआ है, वरना इसकी हालत भी अमरावती स्तूप जैसी हो सकती थी। ठीक है, ये आप बता दो। आगे बढ़ते हैं। अगला एक मिनट, अगला क्वेश्चन आ गया है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्र शताब्दी का जो काल है वो विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए सहस्र शताब्दी का मतलब क्या होता है, 1000 वर्ष, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से जो 1000 वर्ष पहले का जो समय काल है वो पूरे विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है, इसके बारे में इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो देखिए इस समय काल में क्या होता है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे विद्वानों का उद्भव देखने को मिलता है। जैसे कि ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे विद्वान उभर के सामने आते हैं। भारत में महावीर, जैन और गौतम बुद्ध जैसे विद्वान उभर के सामने आते हैं, तो इनका उद्भव होता है। भारत में क्या होता है, गंगा घाटी के आसपास इसी समय काल में नए नगर और राज्य उभर के सामने आते हैं। लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। सामाजिक जीवन में परिवर्तन होता है कि जो रूढ़िवादी परंपराएं होती है उसका विरोध होने लग जाता है। जो समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व होता है वो धीरे धीरे कम जोर पड़ने लग जाता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लग जाते हैं लोग। इसके अलावा आर्थिक जीवन में ये परिवर्तन आया कि लोगों ने लोहे के हल बनाए, उससे खेती करना शुरू कर दिया, जिससे कि लोगों का जीवन स्तर सुधर गया है ना, उनके जीवन में बदलाव आया। ये पॉइंट बताओ। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आपको बताना है। तो देखिए गौतम बुद्ध के अनुसार विश्व क्या है, अनित्य है, ये लगातार बदलता रहता है, यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है ना, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज आपके पास है कल नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है, यानी कि छोटी सी दुनिया में दुख से घिरा रहता है इंसान हमेशा। ठीक है, त्याग और तपस्या के मदद से आप मध्यम मार्ग को अपनाएं। त्याग और तपस्या के बीच आप क्या कर सकते हैं, आप मध्यम मार्ग को अपना के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बौद्ध धर्म की आरंभिक परंपरा में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था, यानी कि भगवान के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ खास जवाब नहीं देते थे ये जब भगवान के बारे में पूछा जाता था। बुद्ध का मानना यह था कि समाज को हम मनुष्य ने बनाया है, हम इंसानों ने बनाया है, इसलिए जो राजा है, अमीर लोग है, गृहपति है, ज़मींदार है, उनको दयावान होना चाहिए, लोगों के ऊपर दया करना चाहिए, लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहिए, ऐसा कुछ। गौतम बुद्ध का मानना यह था कि व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। एक व्यक्ति ने अगर किसी चीज़ को ठान लिया, कोई समाज में बदलाव लाना चाहता है, वो ला सकता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपने अंतिम उपदेश में कहा कि तुम सब अपनी ज्योति खुद बनो, क्योंकि तुम्हें अपने मुक्ति का रास्ता खुद ही ढूंढना है ना। कोई तुम्हें मुक्ति नहीं दिलाएगा, जब मुक्ति तुम्हें पाना है तो खुद ही तुम्हें आगे निकलना होगा, खुद ही मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते पे चलना होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इन्होंने बताया। ये सारी शिक्षाएं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में आप बता दोगे। कुछ और पॉइंट भी आप बता सकते हो, जैसे कि अहिंसा पर बल दिया इन्होंने, यज्ञों की परंपराओं के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाया, जो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था समाज में उसके खिलाफ आवाज़ उठाया था। तो ये भी आप पॉइंट बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, बुद्ध के जीवन काल में और उनके मरने के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। क्या आप इस कथन से सहमत है? जी हाँ, बिल्कुल।
मैं इस कथन से सहमत हूँ कि जब गौतम बुद्ध जीवित थे तब भी ये धर्म तेजी से फैला, और जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद भी ये धर्म तेजी से फैला। इसके पीछे मैं कारण बताऊंगा। पहला कारण बताऊंगा सरल शिक्षा। भैया इस धर्म की जो शिक्षा थी बहुत ही सरल थी, बहुत ही आसान थी, लोग आसानी से इसको समझ सकते थे और इसको फॉलो कर सकते थे। दूसरा पॉइंट बताऊंगा समानता का व्यवहार। देखो इसमें ना सबके साथ समानता का व्यवहार होता था। हिंदू धर्म में जात पात के आधार पर इतना ज़्यादा भेदभाव था कि लोग नाराज़ थे, हिंदू धर्म से नाखुश थे। तो बौद्ध धर्म उनके लिए एक वरदान साबित होने वाला था, जिसमें उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर है ना बौद्ध धर्म में। तो इसलिए भी लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके अलावा कम खर्चीला था ये धर्म, मतलब कि इस धर्म को फॉलो करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने होते थे, ज़्यादा तीज त्यौहार नहीं है ना, सिर्फ गौतम बुद्ध के उपदेशों को फॉलो करना है और आप बौद्धिस्ट बन चुके हो। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोगों ने इस धर्म को अपना लिया था। राजाओं ने भी सहायता किया। कुछ राजा जैसे कि सम्राट अशोक की बात करोगे आप, कुषाण वंश का जो राजा था कनिष्क था, उसने भी इस धर्म को अपनाया था और भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों में भी इस धर्म को फैलाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, ये भी 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से समझिए आप लोग। अमरावती और सांची के स्तूप की नियति में अंतर स्पष्ट कीजिए। नियति का मतलब क्या होता है? नियति का मतलब होता है किस्मत। तो अमरावती की किस्मत बहुत ख़राब थी और सांची की किस्मत अच्छी थी, इस वजह से ही अमरावती का जो स्तूप है वो नष्ट हो गया और सांची का आज भी सुरक्षित है। इसी को सिंपल तरीके से पूछा जाता है कि सांची क्यों बच गया तथा अमरावती क्यों नष्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम आंसर को समझना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझाया गया है कि अमरावती का स्तूप है जो है वो नष्ट होने के क्या कारण थे। देखिए होता क्या है कि 1796 में अमरावती के स्तूप की खोज होती है। अचानक से एक राजा जो था उसको मंदिर बनवाना था, तो उसको अचानक से अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल जाते हैं और उसको लगता है कि इसके नीचे कोई खजाना छुपा होगा। तो वहाँ पे खुदाई वगैरह करवाता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। तो वो स्तूप के जो ईंट वगैरह थे उसका इस्तेमाल मंदिर निर्माण में करने का निश्चय ले लेता है। तो पहला तो नष्ट होने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। उसके बाद कॉलिन मैकेंजी, जिसके बारे में आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, एक मानचित्रकार भी थे ये। ठीक है, तो वो अमरावती के स्तूप के आसपास से गुजरते हैं और उन्होंने फिर इस स्तूप का कुछ चित्र वगैरह बनाया। उन्होंने देखा स्तूप को, चित्र बनाया और एक रिपोर्ट तैयार कर दिया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हो पाई, है ना। अगर रिपोर्ट प्रकाशित हो जाती तो लोगों को स्तूप के बारे में पता चल जाता। 1854 में क्या होता है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में एक जगह है गुंटूर, वहाँ का कमिश्नर अमरावती की यात्रा पर आता है और यहाँ के बहुत सारे मूर्ति और पत्थरों को मद्रास भेज देता है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला था और वो इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि ये जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म का सबसे शानदार स्तूप में से एक है। उसके बाद 1850 के दशक के आसपास भाई यहाँ के जो अवशेष है, स्तूप के अवशेष को कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस भी भेजा जाता है। ठीक है, इस इलाके में जो भी व्यक्ति आता था वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाता था और ये कहता, अगर किसी ने विरोध किया तो ये कहता था कि हमसे पहले आने वाले लोग भी तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके गए हैं, तो हम भी लेके जाएंगे। यही बात यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पुरातात्विद एच कोल की बात को समझ लेना चाहिए। पुरातात्विद एच कोल का कहना ये था कि हमें ना अपनी प्राचीन कलाकृतियों को उनके मूल स्थान पर ही सुरक्षित रखना चाहिए और प्लास्टर प्रतिकृतियों को किसी को गिफ्ट में देना चाहिए या फिर संग्रहालय में हमें रखना चाहिए। मुख्य कलाकृति को खोज वाले जगह पे ही रहने देना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनकी बात को ना अमरावती के स्तूप के लिए नहीं मानी गई और इस वजह से अमरावती का जो स्तूप है वो नष्ट हो गया। लेकिन इनकी बात को सांची के लिए मान लिया गया और सांची को हमने वहीं पे फिर सुरक्षित रखा, है ना। अब सांची का स्तूप जो है आज भी सुरक्षित है, इसके पीछे बहुत सारे कारण माने जाते हैं। तो जब सांची के स्तूप की खोज हुई, सांची की स्तूप की खोज हुई थी 1818 में। ठीक है, जब सांची की स्तूप की खोज हुई तो लोग जो थे वो इस बात को समझ चुके थे कि हमें अपने धरोहर को, जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो पूरा अवशेष है, उनको खोज वाले जगह पे ही रहने देना चाहिए, है ना। अब 1818 में जब सांची की स्तूप की खोज हुई थी तब तक लोग स्तूप के महत्व को समझ चुके थे, है ना, कि भाई स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म का एक मुख्य केंद्र है और इस वजह से उन्होंने फिर उसको सुरक्षित रखा। और ख़ास करके जो भोपाल की बेगम जो थी उन्होंने इसके संरक्षण में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। तो उन्होंने जो योगदान दिया था वो सारे पॉइंट्स इसमें आप डाल सकते हो अगर 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन आता है महायान और हीनयान में अंतर बताइए। देखिए बौद्ध धर्म जो है वो
बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, महायान शाखा और हीनयान शाखा। महायान परंपरा की अगर हम बात करेंगे तो महायान जो परंपरा है वो बौद्ध धर्म की नई परंपरा है। ये गौतम बुद्ध को क्या मानते हैं? गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं और ये गौतम बुद्ध की पूजा मूर्ति रूप में करते हैं। ठीक है, इनका मानना ये है कि गौतम बुद्ध उनको मुक्ति दिलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? महायान परंपरा है जो कि गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, मूर्ति रूप में उनको पूजते हैं। दूसरी तरफ अगर हम हीनयान की बात करेंगे तो हीनयान बौद्ध धर्म की पुरानी परंपरा है। गौतम बुद्ध को ये भगवान नहीं बल्कि इंसान मानते हैं और मूर्ति रूप में गौतम बुद्ध की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हमें गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्गों पे चलना चाहिए। उन्होंने जो शिक्षा दिया उसको फॉलो करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। वो हमें मुक्ति नहीं दिलवाएंगे बल्कि हमें मुक्ति प्राप्ति के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बौद्ध धर्म की ये दो शाखाएँ थी जो कि मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वैसे क्वेश्चन थे जो कि इस फर्स्ट बुक से आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले आपको ज़रूर अच्छे से इन क्वेश्चंस को करके जाना है। ठीक है, बाई चांस एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर से आता है तो भी आप कर दोगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास बहुत कुछ आइडिया भी मिल गया होगा और आप बहुत कुछ सीख भी गए होंगे। अगर अभी आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम में टाइम है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, जो कि इतिहास के सबसे बेहतरीन प्लेलिस्ट में से एक है पूरे यूट्यूब पे। मेरे को ऐसा लगता है, आप भी जाएंगे आप भी देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा मेरे ख्याल से। मैं वैसे अब क्या ही अपनी तारीफ़ करूं, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देखो प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।